Hello everyone, most welcome to join this session and very good morning to all of you। चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय का सेकेंड पार्ट। ये है इस सीरीज़ का पार्ट 9। इसमें हम टॉप 15 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। बताइए, अगर पहला सेशन आपने अटेम्प्ट किया होगा ना, तो उसमें जो जिस्ट नॉलेज थी, ठीक है, होता है ना, एक निकल के आता है नॉलेज, हम जो सेशन कवर कर लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा सबकॉन्शियस माइंड में नॉलेज आता है, उसके आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है अगर आपने पहला सेशन अटेम्प्ट किया होता तो। बताइए, ए कृषि क्षेत्र का, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी व्यापार क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है, सेवा क्षेत्र। कितने का योगदान है, अबाउट 60%। ठीक है, एग्रीकल्चर 19% अबाउट, है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत पता चल गया, सेवा क्षेत्र। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। योजना काल जब चल रहा था तब प्लानिंग कमीशन वाला, है ना, तो उस समय किस क्षेत्र का राष्ट्रीय मतलब किस क्षेत्र में योगदान घटा है। बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो, ठीक है, तो उसमें घटा था किसका, कृषि, विनिर्माण, परिवहन, बैंकिंग। किसका घटा था, कृषि का। ओके, तो योजना काल में जो कृषि का मतलब योगदान था किसमें, राष्ट्रीय आय में, वो घटा था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। बताइए, ये क्वेश्चन तो अगर आप ध्यान से करें तो हो जाएगा, है ना। कृषि, विनिर्माण, परिवहन, बैंकिंग। अब इसमें देखिए, सेवा क्षेत्र से संबंधित कौन है, दो क्षेत्र हैं, कौन कौन, परिवहन और बैंकिंग। ठीक है, अब परिवहन का उतना अधिक हम इनकम नहीं जनरेट कर सकते जितना कि बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, बहुत सारे मार्केट आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्षेत्र देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र नहीं देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था किसी भी देश की विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है। बताइए, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है। अब ये उस सेशन में हमने बात की थी, ठीक है, तो आपको पता होगा। ए घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बी बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, बढ़ता जाता है और घटता जाता है। बताइए, तृतीय क्षेत्र का क्या योगदान होता है अगर कोई भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर विकसित की ओर आगे बढ़ रही है तो उसमें क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को फिर से समझ लेते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, टर्शियरी मतलब तृतीयक। ठीक है, तो प्राइमरी में कौन होते हैं, बताइए, प्राइमरी में कौन होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं से रोटी बनाया जा रहा है, तो वो जो वीट्स है, जो गेहूं है, ठीक है, वो क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अगर कोई एग्रीकल्चर से कुछ उत्पादित कर रहा है, वो क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर, है ना। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो देशी स्तर पे आप देख सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, बताइए। सेकेंडरी सेक्टर जैसे मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है, किसी फैक्ट्री में काम चल रहा है, वहाँ से मान लीजिए ब्रेड की पैकेजिंग हो रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, गाड़ियाँ बन रही हैं, है ना, तो उसमें आ जाते हैं ये सब। ठीक है, फैक्ट्री से कुछ उत्पादित हो रहा है, मोटर व्हीकल कोई कंपनी है वो कुछ उत्पादित कर रही है, कुछ और खिलौने बन रहे हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, बहुत सारी सेवाएं जो हैं ये क्या हैं, टर्शरी सेक्टर की हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देश में राष्ट्रीय न्याय दल की स्थापना कब हुई थी। बताइए, 1949 में, 1950 में, 1951, 1956, कब हुई थी। बताइए, राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा 1950
1950, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि एनएसएस की स्थापना कब हुई, 1950 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन हैंग हो गया क्या, चलिए ठीक है। इसमें जब तक ये आगे नहीं बढ़ता ना, थोड़ा सा कभी कभी डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम तब तक ये देख लेते हैं एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। क्या है, नेशनल सर्विस स्कीम, ओके। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। स्थापना 1950, ठीक है। पता नहीं क्यों सिस्टम ये आगे बढ़ नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। चलिए फिर इसमें एक और चीज़ जान लीजिए, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये इतना मतलब आपके लिए इतना आगे जानने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये भी आप जान लीजिए। SCHEME स्कीम, ओके। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ओके क्या, अच्छा हाँ ओके, वो सॉरी, इसमें मिस्टेक ये था कि हम इसको इस स्थिति में करके भूल गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई। ए है 1950, बी है 1951, सी है 1952, डी है 1956 ईस्वी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी। CSO बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, C फॉर सेंट्रल, जिसका हिंदी होता है केंद्रीय, S फॉर स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का हिंदी होता है सांख्यिकी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी होता है संगठन, ठीक है। अब हम CSO के थोड़े से फंक्शन समझ लेते हैं कि CSO क्या क्या करता है। अगर GDP की गणना की बात हो ना, ठीक है, तो यही करता है कौन, CSO, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। CSO की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई, ठीक है। पहले क्या था, CSO NSSO, ठीक है। अब CSO और NSS को मर्ज करके बना दिया गया है NSO, ठीक है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें और जानकारी इकट्ठा करें तो ये क्या करता है देश में, ये देश में क्या करता है कि जो सांख्यिकी गतिविधियां हैं भारत में, ठीक है, वो उनका समन्वय करता है और जो मतलब स्टैटिक्स स्टैंडर्ड होते हैं ना, उनको विकसित करने और बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है। और अगर बात करें जो होता है ना आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे, देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अंतर्गत जो अभी आपका स्कीम जारी हुआ था, कौन सा, जो स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बन रहा था, याद आ जा, चलिए ठीक है, आइए आप हमें बताइएगा, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा, इतना बड़ा स्कीम जिसमें 10,000 करोड़ लोग लाभान्वित हुए, 5 लाख पर एनम उसमें मिलता है मेडिकल फैसिलिटी के लिए प्रति फैमिली, है ना। तो ये क्या था, आयुष्मान भारत, सॉरी आयुष्मान भारत, ओके। आयुष्मान भारत स्कीम के लिए इकोनॉमिक सेंसस 2011 यूज किया गया था ना, तो उसको भी जारी CSO ही करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय है, अब देखिए हम पहले बता चुके हैं राष्ट्रीय आय क्या है, अब उसके तर्क के आधार पे इसका आंसर दीजिए। ए है बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे काउंट जब करते हैं राष्ट्रीय आय, तो जो उत्पादन लागत पर काउंट करते हैं कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो क्या है, ठीक है। निबल राष्ट्रीय उत्पाद को बोलते हैं NNP, जिसको हम पहले ही समझ चुके हैं NNP क्या होता है, ठीक है। और NNP से जब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं, ठीक है, तो हमारा निकल के क्या आ जाता है, नेशनल इनकम, ठीक है। क्या निकल के आता है, नेशनल इनकम, ओके। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो अभी हमने
इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझा था, किसके द्वारा? CSO, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ए है गोवा, बी पंजाब में, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो राइट आंसर होगा गोवा। ठीक है, अब गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत के रिस्पेक्ट में देखें पूरे देश के तो 3.01 गुना है। ठीक है, इतना अधिक है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब ये तो सबसे अधिक नहीं हो सकता। गोवा के आगे भी कौन कौन है? अगर पूरे भारत में की बात की जाए, इन चारों ऑप्शन में नहीं, पूरे भारत की बात की जाए तो केरल हो जाएगा। ठीक है, अगर केरल के अलावा दिल्ली और सिक्किम देखें, ठीक है, तो दिल्ली और सिक्किम के बाद किसका स्थान आता है? गोवा का। ठीक है, दिल्ली, सिक्किम, फिर गोवा आता है किसमें? प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। चालू मूल्यों पर पूछ रहा है, ध्यान रहे। प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तो किसका है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? बिहार। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1867 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, मात्र 20 रुपये। ठीक है, कितनी थी? 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया, किसने कंफर्म किया? ठीक है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, MG रनाडे ने, सर W हंटर ने, आसी दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो इसको सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया? दादा भाई नौरोजी ने। ओके, चलिए दादा भाई नौरोजी के अलावा इन्होंने एक थियरी दी थी। ठीक है, द ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम से एक थियरी थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चलिए क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लेंगे, है ना। तो जो थियरी ऑफ ड्रेन है, इसको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए चारों ऑप्शन में से, पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में कौन थे। अभी मैंने जस्ट बताया था, लेकिन यहाँ द थियरी ऑफ ड्रेन है, इसका पूरा नाम है द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 13 आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, जनसंख्या से। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आय से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? बताइए। डॉक्टर R गाडगिल, PC महालनोबिस, VKR राव, B नटराजन। कौन थे? बताइए। 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई थी, ठीक है, नेशनल इनकम कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर चूज कीजिए। इसका राइट आंसर है PC महालनोबिस। ठीक है, तो ये भी जानकारी रखिए। और इसी तरह से हमारा ये इंटरेस्टिंग सेशन समाप्त होता है। अगर सेशन पसंद आए तो आपकी जिम्मेदारी है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़ जाइए, क्योंकि हम इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। टेक केयर, राधे राधे, हैव अ नाइस डे। मजबूती के साथ पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम आ रहा है। चलिए टेक केयर।